गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली 110 करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 28 जुलाई 2022 और पेज संख्या है 138। पहला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बीएसएनएल को पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए की पैकेज को मंजूरी प्रदान किया गया है। और मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और किस कंपनी के विलय की भी घोषणा की है। कहने का मतलब है कि बीएसएनएल को पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए की पैकेज को मंजूरी प्रदान किया गया है। और बीएसएनएल के साथ एक और किस कंपनी को विलय की घोषणा की गई है, तो बीएसएनएल के साथ बीबीएनएल के जो है विलय की घोषणा की गई है। यानी बीएसएनएल के साथ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के विलय की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा कि बीएसएनएल और बीबीएनएल के विलय की घोषणा की गई है और बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए की पैकेज को मंजूरी प्रदान की गई है। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बीएसएनएल को पैकेज दिया गया है, उसको 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा है सेवाओं में सुधार, दूसरा है खातों में मजबूती करना और तीसरा है फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना। सरकार 4G सेवाओं के विस्तार के लिए बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम आवंटित भी कर रहा है। इसके तहत बीएसएनएल भारत के सभी गांवों तक इंटरनेट फाइबर नेट केबल के माध्यम से जो है उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार किस जिला में राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने की योजना पर काम कर रही है। तो बिहार सरकार जो है राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बेगूसराय में बनाने की योजना पर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर होता क्या है, तो क्लस्टर क्या होता है इसको समझते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक शब्द लगा दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर हो जाएगा। तो क्लस्टर शब्द का अर्थ है उत्पादन के क्षेत्र और निर्यात के बीच की दूरी को जो है कम करने की सुविधा पर काम करना। यानी जो आप उत्पादन कर रहे हैं और निर्यात कैसे होगा, इनकी सुविधाओं के बीच जो दूरी बढ़ जाती है उसकी दूरी को कम करने की सुविधा जो होता है उसको क्लस्टर कहा जाता है। और बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक के उत्पादन और उसके निर्यात के बीच की दूरी को कम करने पर काम किया जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के रूप में एक बाजार मुहैया कराया जा रहा है। तो बिहार का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर आपको याद रखना है कि बेगूसराय में जो है बनाया जा रहा है। उसके बाद आइए नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन जो है कहां पर किया गया है, तो हैदराबाद में किया जा रहा है बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन। मैंने यहां पर कुछ दिन पहले आपको दिया था कि हाल ही में बिहार शिल्प मेला का आयोजन कहां किया गया है, तो उसका जवाब भी था कि हैदराबाद में किया जा रहा है। तो बिहार शिल्प मेला का भी आयोजन हैदराबाद में हुआ था और बिहार इन्वेस्टर्स मीट का भी आयोजन कहां पर हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है। ये इन्वेस्टर्स मीट का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टर्स मीट का मतलब हुआ ये साउथ में हो रहा है, दक्षिण में हो रहा है। तो दक्षिण भारत के पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को बिहार आने के लिए आकर्षित करना, यहाँ के बारे में, यहाँ की आवश्यकताओं के बारे में, यहाँ की उपलब्धियों के बारे में उन लोगों को, दक्षिण भारत के पूंजीपतियों को बताना और उसको उत्तर भारत बिहार आने के लिए आमंत्रित करना। इसीलिए जो बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन बिहार जो है कहां पर कर रहा है, हैदराबाद में कर रहा है। आइए नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 मनाया जा रहा है। यह मनाया जा रहा है विद्युत मंत्रालय और उसके साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो है उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 मनाया जा रहा है। पावर @ 2047 का आयोजन जो है 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 2047 के लिए भारत की उपलब्धि और भारत का विजन शामिल है। उपलब्धि का मतलब हुआ कि अब तक जो हमने किया और विजन का मतलब हुआ जो हमें करना है। आइए नेक्स्ट है, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के जरिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति कितना प्रतिशत कर दिया गया है।
तो यह कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसको 74% कर दिया गया है। हालिया आंकड़े के अनुसार सितंबर 2020 से मई 2022 तक भारत को रक्षा क्षेत्र में लगभग 494 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ है। दरअसल 2020 में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच होने की संभावना होने पर FDI को उदारीकृत बनाने का निर्णय लिया था। इसमें स्वचालित मार्ग के जरिए FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% जो है करने की घोषणा की गई है। साथ ही रक्षा के क्षेत्र में सरकारी मार्ग के माध्यम से 100% तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि सरकारी मार्ग के माध्यम से 100% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आइए फिर नेक्स्ट है, जलमार्ग विकास परियोजना का संबंध किस राष्ट्रीय जलमार्ग से संबंधित है? तो जलमार्ग विकास परियोजना का संबंध आपको याद रखना है कि जलमार्ग विकास परियोजना का संबंध जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से है, यानी नेशनल वाटरवेज 1 से है। जलमार्ग विकास परियोजना का संबंध राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से है। उसके बाद आइए नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इसे कौन जारी करता है और भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2021 में कितना हो गया है? बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है यह BIRAC के द्वारा जारी किया जाता है। BIRAC का फुल फॉर्म होता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इसका हिंदी में मतलब होता है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। तो याद रखिएगा कि इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो BIRAC यानी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने किया है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या था? भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2021 में कितना हो गया है? तो दूसरा प्रश्न का जवाब है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2021 में $80 बिलियन हो गया है। यहां पर मैं जानकारी दे दूं कि इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2020 की तुलना में 14.1% वृद्धि के साथ वर्ष 2021 में $80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है। 2025 तक $150 बिलियन तक और 2030 तक इसे $300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की संभावना पर काम चल रहा है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 13वें ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा 13वें ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है वह भारत करेगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो नया टाइटल स्पॉन्सर जो है यह मास्टर कार्ड बन गया है। पहले कौन था? तो पहले पेटीएम हुआ करता था BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर। पहले इसका टाइटल स्पॉन्सर किसके पास था? तो पहले इसका टाइटल स्पॉन्सर था पेटीएम के पास, और अब क्या हुआ? पेटीएम हट गया है और नया टाइटल स्पॉन्सर जो है वह मास्टर कार्ड ने ले लिया है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का GDP विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत का GDP वृद्धि दर जो है 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। और पहले यह अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कितना लगाया था? 8.5% लगाया था, जिसको घटाकर जो है कि अब 7.4% कर दिया है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मंदी देखने को मिल रहा है और रूस यूक्रेन वॉर के चलते जो है विश्व की अर्थव्यवस्था पर अच्छा खासा असर पड़ा है। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हेपेटाइटिस दिवस है। हेपेटाइटिस
के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने और इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो है प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है। इससे बचने के लिए 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हैप्पी हेपेटाइटिस डे। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।